नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा, जो साइकोलॉजी के अंदर यानी कि हमारा रहने वाला है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? बाल विकास। क्या रहने वाला है? बाल विकास। तो मैं एक बार यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ, बाल विकास। बाल विकास के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले यानी कि जो हमने अब तक जो हमने साइकोलॉजी में जो टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमने यानी कि जो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ लिया। उसके बाद जो मनोविज्ञान के हमारे समक्ष जो 16 शाखाएं रहती है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके बाद जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका महत्व क्या है, तो उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो आपने अगर ये मैटर नहीं देखा हो तो आप हमारी जो पिछली जो क्लासें हैं उन सभी को यानी कि आप देख लें, ताकि जो आपका यह जो मैटर है शुरू से वह यानी कि आपके समझ में आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, बाल विकास। ठीक है, तो बाल विकास जो यानी कि इस मनोविज्ञान के अंदर काफी महत्वपूर्ण यानी कि ये बिंदु रहने वाला है। तो इसको आप एक बार जो अपने यानी कि समय देकर के एक अच्छे से आप ये क्लास ले, ताकि जो यानी कि आपका यह जो क्लास है यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस बाल विकास की। देखो, बाल विकास के ऊपर अगर बात करते हैं तो जाहिर सी ये बात हमें समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं यानी कि जो छात्र हैं या फिर कोई मतलब यानी कि जो बालक है, उसके विकास की जो प्रतिक्रिया है उससे संबंधित ही इस बाल विकास के अंदर जो हमें अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि इस बाल विकास के बारे में और इस बच्चों के बारे में, इस बाल विकास के बारे में सबसे पहले यानी कि विचार कहाँ से आया, और यानी कि जो यह विचार है इस बाल विकास के प्रारंभ यानी कहाँ से होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इसके बारे में बात करते हैं तो बाल विकास जो है कि मनोविज्ञान के अंदर एक तो बाल मनोविज्ञान और दूसरी बाल विकास, इन दोनों के अंदर यानी कि इसका अध्ययन किया जाता है। जो कि बाल मनोविज्ञान के अंदर बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान में जो यानी कि सिर्फ बालक का गर्भावस्था से और बाल्यावस्था तक का जो यानी कि समय है, जो सफर है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जबकि हम बात करेंगे किसके बारे में, बाल विकास के बारे में। जो कि बाल विकास में जो गर्भावस्था है वहां से लेकर के जो किशोर अवस्था है वहां तक का जो अध्ययन है, जो सफर है इनका रहा रहता है बच्चों का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जहां से यानी कि इससे बात हमें यह स्पष्ट होती है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के अंदर यानी कि जो हम बात करेंगे तो दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क यही है कि बाल जो विकास है इसके अंदर किशोर अवस्था का आगे से यानी कि थोड़ा ज्यादा अध्ययन किया जाता है। तो यही बात। ठीक है, अब इसकी जो यानी कि इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है यानी कि बाल विकास को अलग से पढ़े जाने का जो यानी कि श्रेय है, जो प्रारंभ है वह 17वीं शताब्दी से हो जाता है। और 17वीं शताब्दी के अंदर हम बात करते हैं तो यानी कि जो हमारे एक जो मनोवैज्ञानिक है कौन, यानी कि जॉन अम्बोस कैमेनियस। जो जॉन अम्बोस कैमेनियस है, इन्होंने जो कि 1628 में, कब यानी कि 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, क्या है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी एक संस्था खोली थी। और इसी जो यानी कि संस्था के माध्यम से इन्होंने इस बाल विकास के बारे में मतलब यानी कि एक अलग से इसके शुरुआत यानी कि कर दी गई थी। किनके द्वारा, यानी कि जॉन अमोस कैमिनियस के द्वारा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। कब की थी, यानी कि इन्होंने जो यानी कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत 1628 में, कब की थी, 1628 में। और यही इन्होंने यह स्कूल खोलने के बाद इन्होंने एक अपनी जो पुस्तक है वह काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और उस पुस्तक के बारे में भी इन्होंने इसी यानी कि बाल विकास के बारे में ही उन्होंने बताया था। और वह पुस्तक कौन सी है, यानी कि ओबिक जो यानी कि वेक्टबस, कौन है, ओबिक वेक्टबस है, जिसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो यानी कि हमारी 17वीं शताब्दी के बारे में यहाँ से शुरुआत हो जाती है। फिर हम बात करेंगे जो यानी कि हमारी 18वीं शताब्दी आती है। और वह 18वीं शताब्दी जो यानी कि आएगी, किसके बारे में आएगी, तो यानी कि हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम है यानी कि पेस्टोलॉजी। क्या है नाम है उनका, पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी ने जो यानी कि 1774 में, कब, 1774 में जो यानी कि अपने साढ़े तीन वर्षीय जो बच्चे हैं उसके ऊपर इस बाल मतलब यानी कि बाल विकास का जो प्रयोग है उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने देखा था उस अपने बच्चे के ऊपर, 3.5 वर्षीय जो है उनका बच्चा था, उनमें
उसमें इन्होंने यानी कि जो देखा था, ठीक है, और इन्होंने मतलब यानी कि जो है सिद्धांत मतलब ये देखा अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने अपना जो एक सिद्धांत दिया था और उसे हम बोलेंगे बेबी बायोग्राफी। क्या बोलेंगे? बेबी बायोग्राफी का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो यह दिया था पेस्टोलॉजी ने। कब दिया था? तो यानी कि 1774 में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में कि हमारी जो 19वीं सदी आ जाती है और 19वीं सदी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से जो बाल विकास है इसका यानी कि आंदोलन जो है कि शुरू हो जाता है। यानी यहाँ से बाल विकास के बारे में एक मतलब युग है, यानी कि एक शुभ जो काल है यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 19वीं शताब्दी से बाल आंदोलन शुरू हो जाता है और बाल आंदोलन जो यानी कि शुरू करने का जो श्रेय है किसको जाता है? तो वह जाता है स्टैनली हॉल को। और स्टैनली हॉल ने इस बाल जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और स्टैनली हॉल ने यह शुरुआत करते करते इन्होंने अपना जो यानी कि जो दो संस्था है, कौन कौन सी संस्था है? एक तो चाइल्ड स्टडी जो सोसाइटी है और दूसरी जो यानी संस्था के बारे में यानी जो हम बात करेंगे चाइल्ड यानी कि वेलफेयर, और उसके बारे में बात करते हैं मतलब कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कौन है ये? दूसरी कौन सी है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। पहली कौन सी है? तो पहली है चाइल्ड यानी कि सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, ठीक है। मतलब पहली तो है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी है यानी कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो दो ये संस्थाएं किसने दी थी? ये दी थी स्टैनली हॉल ने, ठीक है। तो इसके इनके माध्यम से यानी कि जो बाल आंदोलन है इसकी शुरुआत की जाती है किनके माध्यम से? स्टैनली हॉल के द्वारा, ठीक है। फिर 19वीं सदी के अंदर ही यानी कि हम बात करेंगे तो यानी कि एक जो इसी के यानी कि अंदर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के अंदर, कहाँ पे? यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर यानी कि जो हमारा कौन न्यूयॉर्क के अंदर जो 1787 के अंदर एक बाल सुधार जो यानी कि क्लिनिक है ये खोला गया था। तो यानी कि 1987 के अंदर यानी कि जो बाल सुधार क्लिनिक कहाँ खोला गया था? तो न्यूयॉर्क के अंदर खोला गया था। ये भी 19वीं सदी की ही बात है। अब इतना यानी कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी के अंदर बात करते हैं तो अमेरिका की एक शिकागो जो शहर है वहां पे जो यानी कि विलियम हिली है। कौन है? विलियम हिली। और विलियम हिली के द्वारा जो यानी कि जो बाल निर्देशन क्लिनिक है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी बाल निर्देशन क्लिनिक की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा। और विलियम हिली यानी कि कहाँ के थे? तो अमेरिका के शिकागो शहर के यानी कि है निवासी थे। कब की बात चल रही है? 20वीं शताब्दी की। अब हमने इतनी चीजें देखी तो हमने सोचा, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर इस भारत के अंदर इस बाल विकास के बारे में जो शुरुआत है वह कब से होती है और यानी कि किसने की थी? तो इसके बारे में बात करते हैं तो यह भी यानी कि 20वीं शताब्दी में ही जो 1930 के आसपास, कब? 1930 के आसपास बाल विकास की शुरुआत हो जाती है भारत के अंदर। और जो बाल विकास की शुरुआत करने वाले कौन है? तो बाल विकास की शुरुआत करने वाले एक तो यानी कि ताराबाई यानी कि भेड़ेक है और दूसरी यानी कि गीजू बाई यानी कि बेदका। कौन है? गीजूबाई बेदका। और एक है ताराबाई भेड़के। इन दोनों ने यानी कि इस भारत में बाल विकास के बारे में यानी कि जो यानी कि क्या करती थी? शुरुआत कर दी थी 1930 के अंदर। तो अब इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये चीजें मैंने आपके समक्ष रखी है ताकि आप सभी को यानी कि एक बार मैं बताने से यानी कि आपको याद रहे और दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बाल विकास है, यह यानी कि दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो बाल मनोविज्ञान, दूसरा है बाल विकास। इसमें गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन और बाल विकास के बारे में बात करते हैं तो इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि दो
चलती है। एक तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर यानी कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंदर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इतना आपको समझ आएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारी 17वीं शताब्दी है। कब की? 17वीं शताब्दी, यानी 17वीं इसमें हम बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान की जो शुरुआत है यह हो जाती है। और उसको करने के उसको जो यानी कि यहाँ से शुरुआत यानी कि बाल विकास का आरंभ, मतलब यानी कि इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन आमोस कोमेन वीएस की जो द्वारा है, वीएस के द्वारा स्कूल ऑफ इन्फेंसी, क्या है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी इन्होंने क्या संस्था खोली। और यह कब खोली थी? तो यह खोली थी 1628 में। कब खोली थी? 1628 में। और इनकी जो पुस्तक है वह पुस्तक कौन सी है? तो यानी कि इनकी पुस्तक है ऑर्बिक वैक्सी। इनकी जो पुस्तक रहने वाली है ऑर्बिक, और कौन सी है? यानी कि वैक्यूम। ऑर्बिक जो यानी कि वैक्यूम्स है, यह किसकी पुस्तक है? यह इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो यह 17वीं शताब्दी के बारे में यानी कि हमारी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी? तो 17वीं शताब्दी में बाल विकास का आरंभ या फिर इसका अध्ययन जो किया जाता है वह जॉन आमोस कोमेनियस के द्वारा, या फिर कोमेनियस, यहाँ पे नियस करो, कोमेनियस के द्वारा जो 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी संस्था खोली गई थी। और यह इनकी एक पुस्तक थी कौन? यानी कि ऑर्बिक विक्टोर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में 18वीं शताब्दी में। 18वीं चलिए 18वीं सदी में जो हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं कौन? वह आते हैं पेस्थोलॉजी। कौन आते हैं? पेस्थोलॉजी। इनके द्वारा अपने 3.5 वर्षीय बच्चे के ऊपर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी सिद्धांत दिया था। किसके द्वारा? पेस्थोलॉजी के द्वारा। यानी कि इनके जो अपना जो इनका जो 3.5 वर्षीय जो पुत्र था उनके द्वारा उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन या फिर यानी कि प्रशिक्षण बोल सकते हैं, यानी कि प्रयोग, अध्ययन बोल दो या प्रयोग बोल दो, इसके ऊपर किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह किया गया था कब? 1774 में। कब? 1774 में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। तो बाल विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बाल विकास को 2 भागों में हम देख सकते हैं, एक तो बाल मनोविज्ञान और एक बाल विकास।
बाल मनोविज्ञान के अंदर यानी कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जब बात करते हैं बाल विकास में, हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। और 17वीं शताब्दी के अंदर बात करते हैं तो बाल विकास का जो आरंभ या फिर इसका अध्ययन जो किया जाता है, यानी कि इसका अध्ययन करना शुरू कब किया गया था, तो यह किया गया था कब, यानी कि 17वीं शताब्दी में। ठीक है, और यह किसने किया था, कहाँ से, यानी कि किस व्यक्ति ने इसका आरंभ किया था, तो वह किया गया किसने, तो वह किया था जॉन आमोस कॉमेनियस ने। किसने, जॉन आमोस कॉमेनियस ने। और यह इनकी एक संस्था थी जिसको 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेरेंसी के नाम से इन्होंने एक संस्था खोली थी। और इसी के माध्यम से इन्होंने संस्था खोलने के बाद यह अध्ययन किया। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक कौन सी है, यानी कि ऑर्बिक वेक्ट्यूस, कौन सी है, ऑर्बिक वेक्ट्यूस, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इस जो यानी कि अध्ययन का प्रारंभ किया गया था इन्होंने उसका यानी कि यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया है। फिर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो हमारे प्रेस्टोलॉजी आ जाते हैं। और इन्होंने जो यानी कि 3.5 वर्षीय किनके, अपने, यानी अपने, ठीक है, अपने 3.5 वर्षीय बच्चे के ऊपर अध्ययन या फिर प्रयोग किया। और बेबी बायोग्राफी यानी कि जो यह सिद्धांत है कब दिया था, 1774 में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमारे जो अगली शताब्दी आएगी वह आएगी 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी से ही हम मानते हैं कि जो बाल विकास का आंदोलन शुरू हो जाता है। इसका बाल विकास का जो आंदोलन है वह शुरू हो जाता है। और इस बाल विकास आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है, तो वह है हमारे स्टेनली हॉल। कौन है, स्टेनली हॉल है। तो अब हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी। 19वीं सदी जैसे ही आती है तो यानी कि बाल मनोविज्ञान का या फिर बाल विकास का आंदोलन कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं बाल विकास का आंदोलन। ठीक है, बाल विकास का आंदोलन ऐसे कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी स्टेनली हॉल ने। स्टेनली स्टेनली हॉल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इन्होंने यह जो इसकी शुरुआत करने के बाद इन्होंने अपने जो 2 सिद्धांत दिए थे। और 2 सिद्धांत कौन कौन से, एक तो यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, कौन सा है, एक है सिद्धांत या फिर संस्था बोल सकते हैं हम, संस्था पहली है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ठीक है, और जो हमारी दूसरी जो संस्था वो रहने वाली है वह कौन से रहने वाली है, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। यह इनकी यानी कि 2 संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं के बारे में आपको याद रखना है कि 19वीं शताब्दी में बाल विकास का आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, यानी कि इसका शुरू करने वाले कौन है, स्टेनली हॉल। और इन्होंने जो है कि अपनी 2 संस्था दी थी, कौन कौन सी, एक तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी दी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यानी कि जो हमारा अगला जो बिंदु है कौन सा है, वह 19वीं शताब्दी का ही है। और यह है कहाँ का, यह है न्यूयॉर्क का 1887 में। यानी कि जो हमारा क्या रहने वाला है, यानी कि बाल विकास सुधार गृह है। क्या रहने वाला है, बाल विकास सुधार गृह। तो 19वीं सदी में 1887 में न्यूयॉर्क में, ऐसे मान लो शहर नहीं है, न्यूयॉर्क में
बाल विकास सुधार गृह। देखो यहाँ पे बाल सुधार गृह भी आ सकता है, या फिर हम इसे यूज कर सकते हैं बाल सुधार गृह का आरंभ किया। मतलब 19वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1887 में न्यूयॉर्क में बाल विकास सुधार गृह, या फिर हम बाल सुधार गृह भी कह सकते हैं, इसका आरंभ किया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं वापिस से रिवाइज कर देता हूँ। देखो बाल विकास का जो आंदोलन है ये कब से शुरू हो जाता है, तो यानी कि यह 19वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है, और इसके शुरू करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, स्टेनली हॉल को। और ये इन्होंने स्टेनली हॉल के द्वारा जो दो संस्थाएं दी गई थी उनके नाम क्या है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी का नाम है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर 19वीं शताब्दी में यानी कि 1887 में न्यूयॉर्क में बाल विकास सुधार गृह या फिर बाल सुधार गृह जो कि आरंभ किया गया था, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। आगे हम बात करते हैं जो हमारी 20वीं शताब्दी आएगी, और 20वीं शताब्दी के अंदर यानी कि हम बात करेंगे अमेरिका के एक शिकागो शहर है, और उस शिकागो शहर में जो क्या की गई थी, बाल निर्देशन क्लिनिक, क्या बाल निर्देशन क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। कब, 20वीं शताब्दी। देखो 20वीं शताब्दी में अमेरिका के शिकागो शहर में, कहां पर, अमेरिका के शिकागो शहर में किसके द्वारा, अमेरिका के शिकागो शहर में विलियम हेली के द्वारा बाल निर्देशन क्लिनिक शुरुआत की गई थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे कि 20वीं शताब्दी में ही यानी कि भारत के अंदर इस बाल विकास का जो यानी कि आरंभ है कब से किया जाता है, तो यानी कि 20वीं शताब्दी में और 1930 के अंदर। और यानी कि वह करने वाले कौन कौन से हैं, तो यानी कि एक तो है हमारी कौन, ताराबाई मोडके, और दूसरी है जीजूबाई वेदिका। ठीक है, इस शताब्दी में यानी कि 20वीं शताब्दी में 1930 में अध्ययन की शुरुआत ताराबाई भोडके और जो हमारे दूसरे कौन है यानी कि जीजूबाई वेदिका। कौन है, गीजू बाई वेदिका। यानी कि जो दो ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा भारत के अंदर यानी कि इसकी शुरुआत की जाती है कब, 1930 में। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि 20वीं सदी में, ये 20वीं शताब्दी में अमेरिका के शिकागो शहर में विलियम हिली, किसके द्वारा, विलियम हिली के द्वारा बाल निर्देशन क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 20वीं शताब्दी में 1930 के अंदर बात करते हैं तो भारत में बाल विकास के अध्ययन पर, बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत की गई थी। और ये किनके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी ताराबाई भोडके और गीजूबाई वेदिका और ताराबाई भोडके के द्वारा भारत के अंदर यानी इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहां तक यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जो कि अब हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि किस प्रकार से
बालक के अंदर होती है और विकास किस प्रकार से होता है, तो इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखो इस बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले जो हमारे समक्ष जो कारक देखने को मिलते हैं, तो ये इनके तीन ही, ये चार हमें देखने को मिलते हैं। और ये चारों जो हमें कारक देखने को मिलते हैं तो उनके बारे में बता दो। एक तो है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है संवेगात्मक, जो कि इस बाल विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बता दूं कि इसके अंदर है, यानी कि हम बात करते हैं तो बाल विकास के अंदर एक तो अभिवृद्धि होती है और दूसरा होता है यानी कि विकास। अब इस अभिवृद्धि और विकास में दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में आज हम जानेंगे और इनके माध्यम से हम जानेंगे। तो देखो चार चीजें होती हैं, यानी कि चार ये तत्व होते हैं, यानी कि एक तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये क्या है, इस बाल विकास की प्रभावित करने वाले कारक है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं तो यानी कि जो इन चारों में से सिर्फ एक अगर हम अलग कर दें, यानी कि शरीर में परिवर्तन, यानी कि इन चारों में से एक विशेष शरीर में परिवर्तन को अगर हम अलग कर दें तो वह यानी कि अभिवृद्धि के रूप में आ जाता है। और जबकि जो तीन बचे, जबकि ये तीन प्लस ये शारीरिक भी, यानी कि ये चारों ही अगर हम यहाँ पे इस विकास के रखते हैं तो विकास के अंदर यानी कि आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने समझाया भी है, शारीरिक सिर्फ यानी कि जो हमारा अलग से है, तो यह यानी किसमें आएगा, यह आएगा हमारा शरीर में परिवर्तन। और जबकि यानी कि जो हमारे चारों ही अगर हम बात करते हैं तो यानी चारों ही किसके अंदर आएंगे, बाल विकास में परिवर्तन। ठीक है, तो सिर्फ यानी कि अभिवृद्धि के अंदर है, यानी कि हम बात करते हैं दोस्तों शरीर के ऊपर बात करते हैं, जबकि विकास में हम बात करेंगे तो चारों के ऊपर ही हम यानी कि बात करेंगे। तो देखो अब हम बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो इस अभिवृद्धि के अंदर यानी कि शरीर में परिवर्तन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीर में जितना भी जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में यानी कि कहाँ पे हम बात करेंगे, तो वह बात करेंगे हम अभिवृद्धि के अंदर। क्या कहेंगे, शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको हम अभिवृद्धि कहेंगे। क्योंकि हम बात करते हैं कि शरीर और मानसिक व सामाजिक और संवेगात्मक, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट नाम दिए हैं, यानी कि शारीरिक, ठीक है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन है यह किसके अंदर आएंगे, यह आएंगे विकास के अंदर, यानी कि चारों ही परिवर्तन विकास के अंदर आ जाएंगे। जबकि एक शारीरिक जो परिवर्तन है यह किसके अंदर आएगा, अभिवृद्धि के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो ये अभिवृद्धि है ये क्या बड़ी है या फिर छोटी है। तो अभिवृद्धि यानी कि एक संकुचित है, जबकि विकास व्यापक है। यानी कि अभिवृद्धि यानी कि जो छोटी यानी कि कुछ समय के लिए होती है, जबकि विकास जो कि निरंतर चलता रहता है। तो यह है कि यह संकुचित होती है और यह होता है क्या, व्यापक यानी बड़ा। इसका स्वरूप यानी कि बाह्य होता है, जबकि विकास का बाह्य प्लस आंतरिक। देखो बात करते हैं कि अभिवृद्धि यानी कि बाह्य कैसे होती है। जैसे मान लो हमारे शरीर में जो भी पार्ट्स हमें बाह्य रूप से दिखाई देते हैं उसके अंदर हमें जो यानी कि इसकी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, वह यानी कि बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसका जो बाह्य परिवर्तन देखने को मिल रहा है वह क्या है, वह अभिवृद्धि है। लेकिन इसका जो अंदर वाले जो यानी कि परिवर्तन है, यानी कि आंतरिक जो हमारी क्रियाएं वह उसमें भी यानी कि जो वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि जो विकास देखने को मिलता है। तो यानी कि बाह्य प्लस आंतरिक दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, तो वह आ जाएंगे विकास के अंदर, यानी कि बाह्य प्लस आंतरिक दोनों ही विकास के अंदर आ जाते हैं। देखो अब इस अभिवृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। यह आपकी इंपॉर्टेंट जो यानी कि लाइन रहने वाली है। यानी कि जो हमारे इस शरीर में जितना भी हमें यानी कि जो यह अभिवृद्धि यानी कि जो वृद्धि देखने को मिल रही है, इस वृद्धि को हम माप सकते हैं किसी भी यानी कि एक मतलब तराजू में तोल भी सकते हैं, या फिर हम इस किसी मतलब यानी कि किसी भी स्केल वगैरह से हम नाप सकते हैं। तो इसकी क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं। जब बात करते हैं यानी कि विकास के अंदर, विकास में कितना विकास हुआ, आज कितना विकास हुआ, हमारे जो 5 साल में कितना विकास हुआ, उसको हम नाप नहीं सकते। तो यह यानी कि हमारी क्या है, यानी कि यह है जो मापा नहीं जा सकता, क्या है, विकास है। यानी कि आप यूँ समझो, जैसे मान लो कि हमने मतलब यानी कि आज कितना ज्ञान ग्रहण किया, या फिर मान लो हमने इन 5 सालों में कितना क्या सीखा, तो उसका यानी कि माप नहीं सकते। सिर्फ हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ इतना हो गया होगा, लेकिन माप नहीं सकते। जबकि अभिवृद्धि के अंदर हम यानी कि वह चीजें माप सकते हैं।
निश्चित होती है बिल्कुल, यानी कि और यह अनिश्चित होती है। यानी कि इसका तो एक निश्चित मतलब यानी कि एक व्यवस्था है, एक निश्चित समय तक ही होती है, जबकि ये अनिश्चित में समय तक होती है, यानी कि जीवन से जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, आकार में बढ़ने से, ठीक है, बिल्कुल मैंने बताया कि भाग जो आकार बढ़ने से ये इसका संबंध है, और इसका है सर्वांगीण, यानी कि आंतरिक जो यानी कि उसमें विकास होना या बाह्य होना दोनों प्रकार से ही होता है। वृद्धि सूचक है, और ये वृद्धि और ह्रास दोनों प्रकार से ही सूचक है। ये रचनात्मक है, और ये रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही प्रकार से है। तो इनके अंदर यानी कि यह परिवर्तन देखने को मिलता है, जो यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यानी कि विकास के सिद्धांत, और यहाँ से आपको एक न एक सिद्धांत से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो अब आप बिल्कुल ही यानी कि आगे हमारे साथ बने रहें, और यानी कि विकास के जो सिद्धांत है उनके बारे में आप समझें, जिससे आपका जो यानी कि यह टॉपिक है ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यानी कि विकास के जो सिद्धांत है उनके बारे में। देखो, अब हम बात करते हैं कि विकास के जो सिद्धांत है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो विकास के सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने वो सिद्धांत लिखे हैं जो कि विकास को प्रभावित करने के जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यहाँ पे है। और यह सिद्धांत यानी कि सिर्फ मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे यानी कि स्मरण आ जाए कि कौन कौन सा सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। तो देखो, ये जो सिद्धांत है हमारे कुल सिद्धांत 15 है। 15 सिद्धांत मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ सिद्धांत नहीं दिख रहे हों, लेकिन सारे के सारे सिद्धांतों को एक एक करके मैं यहाँ पे यानी कि लिखूंगा, तो आपको सही समझ में आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार मैं यहाँ पे यानी कि सिद्धांतों के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस सिद्धांत में क्या है। देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बालक का जो यानी कि विकास है वह समान होता है, चाहे वो बालक यानी कि भारत में हो या फिर यानी कि अमेरिका में हो या फिर यानी कि विदेश कहीं भी हो, लेकिन उनका जो यानी कि विकास है वह समान ही रहेगा। बात करते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी कि ये बोलता है कि बालक का जो विकास है ये यानी कि क्रमानुसार होता है। यानी कि पहले यानी कि बालक के विकास के बारे में बात करेंगे तो पहले सिर का, उसके बाद यानी कि जो धड़ का, उसके बाद कमर का, फिर पेट का, इस प्रकार से क्रमबद्धता का सिद्धांत हो जाता है। सतत विकास का सिद्धांत ये बोलता है कि बालक के अंदर जो यानी कि विकास है ये निरंतर रूप से चलता रहता है, इनकी लगातार यानी कि विकास होता रहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बोलता है, यानी कि जो विकास के आयाम है, यानी कि बालक के विकास के जो आयाम है वह एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनका आपस में एक तरह से संबंध होता है। तो वह क्या कहलाता है, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं क्या होती है कि बालक सबसे पहले सामान्य क्रिया करना सीखता है, उसके बाद है कि वह विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि एक बालक यानी कि सबसे पहले यानी कि घुटनों के बल चलता है, उसके बाद यानी कि कुछ महीनों बाद यानी कि वह बालक यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होकर के दौड़ने लग जाता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की मतलब निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का जो यानी कि एक निश्चित दिशा हो सकती है। जैसे मान लो विकास एक तो मस्तकोन्मुखी हो सकता है या फिर एक हो सकता है केंद्र से परिधि को। मस्तकोन्मुखी क्या होता है, जिसके अंदर यानी कि बालक का विकास यानी कि सिर से पैरों की ओर होता है, वह होता है मस्तकोन्मुखी। और जो केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है कि वह बालक जिसका यानी कि विकास सबसे पहले यानी कि रीढ़ की हड्डी से हाथों पैरों की ओर जाता है, वह क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखो, व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत यह होता है कि यानी कोई बालक किस परिवार में जन्म लिया, उसकी स्थिति क्या थी, यानी कि जैसे मान लो उसको पोषण कम मिला, ज्यादा मिला, तो यह यानी कि हमें विभिन्नता देखने को मिल जाती है कि कोई बालक यानी कि पहले यानी कि अपने यानी कि अंदर डेवलप ज्यादा कर रहा है या कोई बालक बाद में कर रहा है, तो यानी कि यह व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाती है। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। देखो, यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जैसे मान लो कोई बच्चा एक अच्छे परिवार में जन्म ले रहा है, यानी कि वहां पे उसको भरपूर पोषण मिल रहा है, तो वह बालक ज्यादा अपने आप में यानी कि विकास करेगा। और एक बालक जो यानी कमजोर परिवार में जन्म लेता है, जैसे मान लो वहाँ पे आप उसको पोषण कम मिल रहा है, तो वह बालक यानी कुछ समय बाद यानी कि विकास मतलब धीरे धीरे विकास करेगा। तो यह यानी कि विभिन्नता है। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। देखो, विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत यह बोलता है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि जैसे यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सॉरी मतलब यानी कि गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इन अवस्थाओं में यानी कि बालक का सबसे पहले मतलब जैसे मान लो बाल्यावस्था में कम
और यानी कि जो हमारी किशोरावस्था में तेज, या फिर यानी कि जो गर्भावस्था में तेज और बाल्यावस्था में कम, इस प्रकार से यानी कि जो विकास की अवस्थाओं में कम तेज जो विकास होता है वह क्या कहलाता है कि विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। देखो अंत्यक्रिया का सिद्धांत ये होता है कि बालक अपने से बड़े से मान लो माता पिता हो गए, या फिर उनकी घर में जो भी बड़े हैं, या फिर हमारे जो यानी शिक्षक है, उनके द्वारा जो अंत्यक्रिया करके यानी कि अनुभव करके जो सीखता है, उसके द्वारा जो विकास होता है वह क्या कहलाता है, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। देखो वर्तलोकार का सिद्धांत यह क्या होता है कि बालक का विकास एक सीधी सरल रेखा में न होकर के वर्तलोकार जो यानी कि रेखाएं हैं उनकी तरह होता है। तो यानी यह वर्तलोकार जो यानी सिद्धांत है ये कहलाता है विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। देखो विकास में परिवर्तन का सिद्धांत जो है कि हरलोक जी ने इसकी चार जो है कि मतलब यानी कि विशेष अलग अलग भागों में बांटा है। तो इन्होंने कहा है कि बालक का सबसे पहले यानी कि दांतों का विकास होगा, और फिर उसके बाद यानी कि उसके अंदर यानी कि जो अलग अलग जो परिवर्तन आते हैं बॉडी के अंदर, उन सभी के बारे में इन्होंने समझाया है। तो इसके बारे में आपको समझा दूँ। देखो भविष्यवाणी का सिद्धांत, यह सिद्धांत भी इसके अंदर रखा गया है कि कोई भी यानी कि अनुभव को यानी कि कह करके हम ये बोल सकते हैं कि इस बालक के अंदर इस समय जो यानी कि इस चीज का विकास हो जाएगा, तो यानी कि वह भविष्यवाणी का सिद्धांत कहलाता है। विकास की अवस्थाओं में खतरे, देखो विकास की अवस्थाएं यानी कि अलग अलग होती है, और उन अलग अलग विकास की अवस्थाओं में हमें बहुत सारे खतरे देखने को मिलते हैं। तो वह यानी कि विकास की अवस्थाओं में खतरे हो जाते हैं। प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत, जो प्रारंभिक वर्षों में जो विकास का सिद्धांत है, यानी कि ऐसे कहा जाता है कि बच्चे का जो प्रारंभिक यानी कि जो विकास है, यानी कि मस्तिष्क के बारे में बात करें तो बच्चे का जो यानी कि जब 3 साल में मस्तिष्क का यानी कि 1/3 जो भाग है यानी कि वह हो जाता है, यानी कि 3/4 जो भाग है वह बच्चे का हो जाता है। तो यानी कि हम ये यूँ कहेंगे कि जो प्रारंभिक जो अवस्था है, यानी कि जो बाल्यावस्था के लगभग गर्भावस्था के समथिंग बाल्यावस्था की लगभग जो है कि अवस्था है, यहाँ पे बच्चे का बहुत तेज विकास होता है, और फिर आगे जाकर के यानी कि धीमा धीमा यानी कि विकास होता है। तो यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। फिर देखो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणों का सिद्धांत, यानी कि तो यही सिद्धांत है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के अनुकूल सिद्धांत कहा जाता है, और यानी कि वुडवर्थ ने यह कहा था। तो इसके बारे में यानी कि अब हम एक एक समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो पहला सिद्धांत है वह क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या कहलाएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि बालक का विकास समान रूप से होता है, चाहे वो किसी भी जगह जन्म लिया हो। एग्जाम्पल के रूप में मान लो भारत, अमेरिका, आदि। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा बात करते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। दूसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का विकास निश्चित क्रम, जैसे मान लो सिर, धड़, कमर और पेट आदि क्रम में होता है। तो दो ऑप्शन है। तीसरा जो है कि हमारा सिद्धांत रहने वाला है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का यानी कि बालक में विकास
हमेशा सतत यानी या फिर निरंतर रूप से चलता है। ठीक है, तो तीन सिद्धांत यानी कि आपको समझ में आ गए। तो एक बार मैं इन सभी के बारे में बता देता हूँ। देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये क्या कहता है कि बालक का विकास समान रूप से होता है, चाहे वो किसी भी जगह जन्म लिया हो, यानी कि जैसे भारत या अमेरिका या फिर यानी कि जैसे भूटान, इंग्लैंड आदि कोई सब देश हो, वहाँ पे सभी का जो ये विकास है वह समान होता है। ठीक है, तो क्रमबद्ध सिद्धांत ये बोलता है कि बालक का विकास निश्चित क्रम में होता है, जैसे मतलब सिर, धड़, कमर, पैर आदि इस प्रकार से। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरा सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत, जिसमें बालक का विकास जो है कि है अ, हमेशा सतत यानी निरंतर रूप से चलता रहता है। तो तीन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा चौथा सिद्धांत है उसके बारे में। हमारा जो चौथा सिद्धांत है वह क्या है? परस्पर संबंध, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि बालक का विकास, बालक के विकास के आयामों का परस्पर संबंध होता है। मतलब बालक के जो यानी कि विकास के आयाम है वह आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि यही कहने ये चाह रहा है। पांचवा जो हमारा सिद्धांत है वह है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का। क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की और सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं सिद्धांत क्या कहता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर स्वतः ही विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे जैसे पहले बालक घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर कुछ महीनों बाद दौड़ने लग जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। फिर हमारा जो छठा है वह है कौन सा है? निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का, इसमें जो हमारा पहला है क्या है? मस्तकोद्मुखी। मस्तकोद्मुखी का नियम। देखो इसमें क्या है? सिर से पैर की ओर। जो दूसरा जो हमारा नियम है वह क्या है? वह है यानी केंद्र से वृद्धि। केंद्र से वृद्धि का, इसमें रीढ़ की हड्डी
हड्डी से पैर और हाथों की ओर। तो ये तीन ये हो रहे। देखो परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है ये बालक के विकास के आयामों का परस्पर संबंध होता है, उसके लिए ये कह रहा है। और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर सिद्धांत ये बोलता है कि बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर स्वतः ही यानी कि वह विशिष्ट क्रिया करने लग जाता है। जैसे यानी कि पहले बालक घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर कुछ महीनों बाद दौड़ने लग जाता है। तो ये क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट क्रिया हो गया। निश्चित दिशा का सिद्धांत ये बोलता है कि मस्तिष्कोन्मुखी यानी कि जो सिर से पैर की ओर यानी मस्तिष्क से पैर की ओर और केंद्र से वृद्धि की ओर यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उससे पैरों की या फिर हाथों की ओर। तो ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारे जो अगली जो सिद्धांत है उसके बारे में। अगला जो है हमारा सिद्धांत रहने वाला है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत बालक का विकास यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि प्रत्येक बालक का विकास एक समान नहीं होता। मतलब किसी का तेज, किसी का धीमा। ठीक है। आठवां जो है कि हमारा जो रहने वाला है वह क्या, विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। देखो ये क्या बोलता है कि प्रत्येक बालक का जो यानी कि प्रत्येक बालक के विकास की अवस्थाएं, जैसे मान लो गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किसी में तेज में किसी में तेज व किसी में धीमा होता है। ठीक है। नौवा हमारा रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि अंत क्रिया का सिद्धांत। क्या रहने वाला है, अंत क्रिया का। यह क्या है कि बालक अपने या फिर अपने से बड़ों बड़ों पे, जैसे यानी कि पिता माता, गुरुजनों से अनुकरण या फिर प्रतिक्रिया देख करके
सीखता है, ठीक है। और जो 10वां रहने वाला है वह रहने वाला है वर्तनुकार का सिद्धांत। वर्तनुकार का बालक का विकास एक सीधी रेखा में न होकर वर्तनुकार होता है, ठीक है। तीनों आपको सुन आगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये बोलता है कि बालक यानी कि प्रत्येक बालक का विकास एक समान नहीं होता, यानी किसी में तेज हो जाता है और किसी में धीमा, ठीक है। जैसे मैंने समझाया कि कोई अमीर मतलब कोई अच्छे परिवार से है, जैसे उसे अच्छा पोषण मिला तो उसका जो है कि विकास तेज हो जाएगा, अब जिसको पोषण अच्छा नहीं मिला तो यानी वह उसका धीमा हो जाएगा। विकास की गति की विभिन्नता का जो नियम है यह क्या बोलता है कि प्रत्येक बालक के विकास की अवस्थाएं, जैसे मान लो गर्भावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उसमें किसी में कोई भी अवस्था में किसी में तेज किसी में कम जो यह विकास है यह क्या कहलाता है, यानी कि बाल विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। अंतःक्रिया क्या बोलता है का सिद्धांत क्या बोलता है कि बालक अपने से जो बड़े कौन है, पिता है, माता है, गुरुजनों से अनुकरण या फिर अनुभव मतलब यानी कि सीख करके देख करके जो सीखता है वह क्या कहलाता है, यानी कि अंतःक्रिया का सिद्धांत। वर्तनुकार सिद्धांत ये बोलता है कि बालक का विकास एक सीधी सरल रेखा में न होकर के वर्तनुकार होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारा अगला रहने वाला है कौन सा, वह रहने वाला है विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। विकास में परिवर्तन का सिद्धांत जो कि हमारी कौन हरलोक के द्वारा 5-4 जो है यह बताए गए थे। तो इसमें देखो यानी कि क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ जो कि मैंने नोट किया था, और वो नोट किया हुआ जो कि मेरे पास रखा हुआ है, और वह यानी कि क्या है। तो देखो मैं हरलोक ने 4 सिद्धांत बताए थे हरलोक के द्वारा, ठीक है। वो 4 कौन कौन से हैं, तो देखो पहला मैं आपको बता दूं, पहला है यानी कि आकार में परिवर्तन। क्या है? आकार में परिवर्तन। अब देखो आकार में परिवर्तन ये क्या बोलता है कि जन्म मतलब आकार में परिवर्तन क्या बोलता है कि जन्म के समय जो यानी कि शिशु है वह 1/4 मतलब जन्म के समय शिशु 1/4 भाग का जो यानी कि विकास है वह किशोर अवस्था में का 1/7 यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि 1/8 भाग का जो यानी कि क्या बोलते हैं यानी कि विकास हो जाता है। तो दोनों दो है कौन कौन से, एक तो है हमारे कौन सा, एक है अनुपात में परिवर्तन। क्या है? अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। तो देखो यानी ये चीज यानी कि इसकी है, ठीक है। अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो गया, अनुपात में परिवर्तन हो गया, और जो तीसरा इन्होंने बताया था वह बताया था कि पुराने चिन्हों का लोप। क्या है? पुराने चिन्हों का, देखो पुराने चिन्हों का लोप यानी कि जैसे क्या है कि दांतों का जाना, और एक तो क्या हो गया
दांतों का जाना, यानी कि इस अवस्था में बच्चे के दांत क्या है, गिर जाते हैं और वह घुटनों के बल नहीं चलता है। यानी कि घुटनों के बल न चलना, ठीक है। और जो हमारा चौथा है वह कौन सा है कि नए चिन्हों का उदय। चिन्हों का, देखो नए चिन्हों का उदय से तात्पर्य यानी कि क्या है, यहां पे जैसे मान लो स्थायी दांत आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, स्थायी दांत, यहाँ पे दाढ़ी, मूछ आदि। ये क्या है, ये चार जो हमें मतलब परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये किसने दिया था, ये दिए थे हर्लोग ने, ठीक है। अब हमारे जो अगला जो हमारा सिद्धांत है वह कौन सा है, वह है भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्या है, भविष्यवाणी का सिद्धांत। बालक के विकास में पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है। मतलब बालक के विकास होगा तो उसे पूर्व अनुमान लगा करके ही हम बोल देते हैं कि अब इस बालक के जो दांत है इतनी साल में गिर जाएंगे और यानी कि इसके बाद इसके दांत है इतने दिनों में आ जाएंगे। तो वह होता है। जो हमारा अगला है वह है विकास की अवस्थाओं में खतरे। विकास की अवस्थाओं में खतरे। तो देखो बालक की प्रत्येक अवस्थाओं खतरे होते हैं, चाहे वो यानी कि शिशावस्था हो या फिर बाल्यावस्था हो या फिर यानी कि हमारी किशोरावस्था हो, सभी में, ठीक है। हमारा जो अगला रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि जो प्रारंभिक वर्षों में विकास, प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि बच्चे का या फिर बालक का विकास प्रारंभ में तेज व बाद में धीमा होता है, ठीक। अगला जो हमारा 15वां है वह कौन सा है, वह है वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल। क्या है, वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। देखो हमने पढ़ा विकास में परिवर्तन का सिद्धांत जो कि हर्लोग ने दिया था, और ये चार दिए थे, आकार में परिवर्तन और अनुपात में परिवर्तन। तो अनुपात में इन्होंने दिया था जन्म समय 1/4, किशोरावस्था विकसित समय 1/7 या फिर 1/8 भाग, ठीक है। पुराने चिन्हों का लोप, जिसमें हम देख सकते हैं कि दांतों का जाना, पुराने और घुटनों के बल जो यानी वो चलता था उसका न जलना, ठीक है। नए चिन्हों का उदय, हम बोल सकते हैं कि स्थायी जो दांत आ जाते हैं और यानी कि दाढ़ी मूछों का आना। दूसरा जो यानी कि हमारा अगला रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, भविष्यवाणी का सिद्धांत, जिसमें बालक के विकास में पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है कि यानी कि बालक का अब कौन सा विकास या फिर कौन सा परिवर्तन आने वाला है। देखो विकास की अवस्थाओं में खतरे, तो यानी कि बालक की प्रत्येक अवस्थाओं में क्या है, खतरे हैं। जैसे वो शिशुअवस्था हो, बाल्यावस्था हो या फिर किशोरावस्था हो,
देखो प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत यानी कि बालक का जो विकास है प्रारंभ में तेज व बाद में धीमा होता। अब हमारा जो है कि अंतिम वह बच्चा, वह कौन सा बच्चा है, वह हमारा बच्चा जो कि मैं आपको यहीं पे लिख के समझा देता हूँ। वह है कौन सा है, यह वह है वंशानुक्रम वंशानुक्रम वातावरण के गुणों का सिद्धांत। गुणनफल का सिद्धांत, और यह जो सिद्धांत दिया था किसने, यानी कि वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। देखो इसमें यानी कुछ नहीं है, सिर्फ वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर यानी कि रख करके विकास का जो सिद्धांत ये दिया था। तो ये रहे हमारे जो है कि विकास, बाल विकास के 15 जो सिद्धांत है वह मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है कि हमारा जो बाल विकास है ये समझ में आया होगा। आगे हम यानी कि जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक था जो कि आपको मैंने समझा दिया। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम बात करते हैं कि आज आपकी जो क्लास है आपको कितनी पसंद आई, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर दे के जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।